बेसिकली नी जॉइंट रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने आपको समझा दिया है। दैट मीन्स कि जो नी जॉइंट है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, एंड स्टेज आर्थराइटिस है। एंड स्टेज आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जैसे हमारा घुटना नॉर्मली इस प्रकार का होता है, अंदर एक स्मूथ कार्टिलेज होता है, इस तरह से गद्दी होती है, मेनिस्कस होता है, लिगामेंट होते हैं, ये सब धीरे धीरे ख़राब हो गए हैं और घिसने लग गए हैं। तो सपोज़ ये नी जॉइंट है हमारा, तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से ख़राब होने लगता है और ये इस प्रकार से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो एंड स्टेज आर्थराइटिस के बाद कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि घुटना पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसमें किसी प्रकार के इंजेक्शंस, किसी प्रकार की दवाएं, स्टेम सेल्स, पीआरपी, जो भी ओजोन, अनेक प्रकार की थेरेपीज़ के बारे में आप सुनते हैं, दूरबीन वाले ऑपरेशंस, वो अब काम नहीं करेंगे और उनकी सरफेसेस डैमेज हो चुकी है, जिनको हमें ऑपरेशन के द्वारा ही चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये सिर्फ हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि ऑपरेशन से लोग इतना डरते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, भ्रांतियों की वजह से वो ऑपरेशन को टालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करा के कुछ और कराएं, पर ऐसा होता नहीं है। जब एक बार डॉक्टर ने सलाह दे दी है और वाकई घुटना ख़राब हो गया है, इट इज़ बेटर कि उन्हें हम रिप्लेस करा दें। एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट के बाद थोड़ा पेन होता है ऑपरेशन के बाद, लेकिन हम हमारे हॉस्पिटल में, सुधा हॉस्पिटल में एडवांस पेन रिलीफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ऑपरेशन के दौरान भी, ऑपरेशन से पहले से हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि ये इस प्रक्रिया को जितना हो सके पेनलेस बनाया जाए। तो हम प्री एम्प्टिव एनाल्जेसिया करके एक चीज़ होती है जो इस्तेमाल करते हैं कि ऑपरेशन से पहले ही हम पेशेंट को पेन रिलीफ देना शुरू कर देते हैं और ड्यूरिंग ऑपरेशन एडवांस एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो बिल्कुल पेन नहीं होता है पेशेंट को। कई केसेस में जहां हम दोनों घुटनों का एक साथ ऑपरेशन करते हैं, हम एपिड्यूरल कैथेटर एक रखते हैं रीढ़ की हड्डी में, जिससे हम कंटिन्यूस ड्रग इन्फ्यूज़ करते हैं, तो उससे पेन नहीं होता है। ऑपरेशन के दौरान हम विभिन्न प्रकार के कॉकटेल बना के इंजेक्शंस का घुटने के आसपास इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिससे वो उससे पेन नहीं होता है। और ऑपरेशन के बाद भी हम काफ़ी कंडीशनिंग करते हैं, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक सिस्टम हम यूज़ करते हैं, तो पेन नहीं होने देते हम पेशेंट को। और क्योंकि हम हमारे यहाँ सर्जरी को बहुत ही स्मूथ वे में करते हैं, टिश्यूज़ की हैंडलिंग हमारी बहुत अच्छी होती है और सर्जरी जो है हम बहुत क्विक करते हैं, बड़ा फास्ट करते हैं। यदि यही सर्जरी लंबे ड्यूरेशन तक चलती है, जैसे अमूमन कई सेंटर्स पे ये ऑपरेशन करने में 1.5 से 2 घंटा लगता है, हम हमारे सेंटर पे ये सर्जरी 35 to 40 मिनट्स में कंप्लीट कर देते हैं एक नी जॉइंट की। तो इसकी वजह से भी पेन पेशेंट को कम होता है। और फिर हमारी फिजियोथेरेपी टीम इसमें आ जाती है। ऑपरेशन के 6 घंटे बाद ही वो लोग आ जाते हैं, वो पेशेंट को मोबिलाइज करने लगते हैं, पेशेंट का रिहैब शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पेशेंट को बहुत कम पेन होता है और बहुत कम पेन किलर्स खानी पड़ती है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि कहीं ये ऑपरेशन के बाद हमारी हालत और ख़राब तो नहीं हो जाएगी, और ये डर उनके मन में काफ़ी होता है। एक और कॉमन सवाल वो लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि हमारे पड़ोस में फलां पेशेंट ने ये कराया ऑपरेशन, इस जगह जाके कराया, लेकिन उनको उतना मज़ा नहीं आया, उतना सक्सेस नहीं मिला, थोड़ी तकलीफ़ उनको अभी भी रहती है। तो इस तरह के केसेस भी काफ़ी सारे सोसाइटी में रहते हैं जो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये सब वजहों से, और ऑपरेशन का जो इनहेरेंट डर हमारे देश में लोगों में होता है, तो इस वजह से ये ऑपरेशन को लोग अवॉइड करते हैं, कराते नहीं हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि एक तो हमारे यहाँ ये ऑपरेशन बहुत देरी से कराया जाता है। पेशेंट्स ऑन एन एवरेज, उन्हें जब ज़रूरत होती है तब वो ये ऑपरेशन टाल देते हैं। जैसे उन्हें जब पहली बार ऑपरेशन समझाया होता है उस समय उसे नहीं कराते हैं और उसे बहुत लेट स्टेज में कराते हैं, जब बहुत ज़्यादा खराबी बढ़ चुकी होती है। घुटनों के साथ साथ आसपास के मसल्स हैं, उनकी जो नसें हैं, वो सब भी ख़राब हो चुकी होती हैं। काफ़ी हद तक उनके रीढ़ की हड्डी में उसका इफ़ेक्ट आ चुका होता है, जिसकी वजह से भी उनको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो जाती है, रीढ़ की हड्डी से नसें दबने लगती हैं। तो बेसिकली खराबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो ऑपरेशन कराते हैं तो फिर उन्हें जो सक्सेस चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। तो यदि ये ऑपरेशन बहुत टाइम पे कराया जाए, सही समय पे, जैसे ही डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तब आप करा दो, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं।
ऑर्थोपेडिक में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की बात आती है तो अहमदाबाद का नाम पहले आता है। उसके पीछे एक रीज़न है, लॉजिक है। उदयपुर में ऑर्थोपेडिक सुविधाएं बहुत ज़्यादा शुरू से नहीं रही हैं। आज से 15 साल पहले की बात हम करें तो शायद एक छोटे से ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए भी अहमदाबाद जाना पड़ता था पेशेंट्स को। इनफैक्ट मेरी खुद की एजुकेशन MBBS MS सब अहमदाबाद से ही हुआ है और मैंने वहाँ देखा है कि हमने राजस्थान के पेशेंट्स को छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए वहाँ आते हुए देखा है। पर अब क्योंकि मेरे जैसे और भी डॉक्टर्स हैं जो अहमदाबाद से शिफ्ट हो गए हैं, एजुकेशन लेके उदयपुर में आ गए हैं, तो हम वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वही टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, उसी प्रकार से इलाज कर रहे हैं। तो शहर का मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ता है। इट इज़ ऑल अबाउट डॉक्टर। आपका डॉक्टर कैसा है, उसने कहाँ से एजुकेशन लिया है, उनका कितना एक्सपर्टीज़ है, वो हमें देखना चाहिए। क्योंकि अब धीरे धीरे सभी जगह डेवलपमेंट हो रहा है। आज उदयपुर में इतने मेडिकल कॉलेजेस आ गए, इतने डॉक्टर्स आ गए हैं, तो सभी प्रकार के एडवांस्ड ट्रीटमेंट यहाँ हो रहे हैं। और सुधा हॉस्पिटल में तो हमारे पास इतने स्मॉल सेटअप में एडवांस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर विथ हैपा फिल्टर्स एंड लेमिनर फ्लो, इतने छोटे लेवल के हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं है। इस तरह का ऑपरेशन थिएटर आपको सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मिलेगा। तो वी आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी इन दिस स्मॉल हॉस्पिटल इन हार्ट ऑफ द सिटी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, ये ऑपरेशन थोड़ा कॉस्टली होता है। इनफैक्ट कॉस्टली होता था शायद आज से कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले ये एक अमीरों का ऑपरेशन होता था, लग्जरी होता था। ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी या एक पुअर पर्सन यदि उसके घुटने ख़राब हो गए तो वो सोच सकता था। द रीज़न इज़ कि ये सिर्फ बड़े शहरों में होता था। बड़े शहरों में आज भी ये ऑपरेशन का पैकेज 2 से 3 लाख रुपए पर नी जॉइंट होता है। लेकिन जैसे ही ये ऑपरेशन छोटे शहरों में शिफ्ट हुआ, ये सर्जरी उससे काफ़ी कम कीमत में होने लग जाती है। सेकेंडली, इम्प्लांट्स की कीमत गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल कर दिया है। रिसेंटली पिछले 3 साल पहले जो इम्प्लांट्स हैं इनकी प्राइस में कैपिंग हो गई है, तो ये इम्प्लांट्स की कीमतें भी कम हुई है। इम्प्लांट्स फिर भी महंगे हैं क्योंकि ये अभी भी इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स होते हैं, इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। एक दिन यदि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया शुरू होता है और ये इम्प्लांट्स इंडिया में बनेंगे तो शायद इनकी कीमतें और कम हो सकती हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल उच्च गुणवत्ता वाले इम्प्लांट्स अभी भी इम्पोर्टेड कंपनियों के ही उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल को हमने एम्पैनल कर रखा है RGHS में। सभी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पैनल में हम लोग हैं। तो RGHS में काफ़ी कॉम्पिटिटिव पैकेजेस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर्स हैं उनको सीधा सीधा कैशलेस भुगतान हो जाता है हॉस्पिटल का उनके ऑपरेशन के लिए। तो उनको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, वो बड़ी आराम से यहाँ पे आके ये ऑपरेशन करा सकते हैं। तो इट इज़ नो लॉन्गर अ लग्जरी ऑपरेशन, इट इज़ अ वेरी मच एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक आम आदमी करा सकता है।